हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इम्प्लांटेशन टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले आपने पढ़ा था स्पर्म एंड एग्स। आज इम्प्लांटेशन के बारे में, जो एग फर्टिलाइज हो चुके हैं और वह एग डेवलप करके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो हुआ है उसमें वह धीरे धीरे किस प्रकार से सेट होके हुआ है, उसी इम्प्लांटेशन के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इम्प्लांटेशन का मीन्स क्या होता है? रोपण। रोपण करने का मतलब रोपने की क्रिया, अर्थात यहाँ पे यह एक लैटिन वर्ड इन और प्लांटियर से बना हुआ है। इन का मीन्स यहाँ में और प्लांटियर का मीन्स स्थिर करना। तो किसी भी स्ट्रक्चर को किसी एक पोजीशन पर स्थिर करना, रोकना या चिपकाना, यही रोपण कहलाता है। इम्प्लांटेशन रोपण की क्रिया को कहते हैं। और यहाँ किस प्रकार के चीज़ों को रोपा जा रहा है या स्थिर किया जा रहा है उसी को देखते हैं। तो माता के यूटेराइन वाल से, यूटेराइन वाल का मतलब गर्भाशयी भित्ति से ब्लास्टोसिस्ट के जुड़ने की क्रिया इम्प्लांटेशन कहलाती है। अर्थात फीमेल्स के यूटेराइन वाल से ब्लास्टोसिस्ट, तो आपने देखा था इससे पहले कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो एग फर्टिलाइज होता था, फर्टिलाइज होने के पश्चात वह डेवलप करके जायगोट से वह 2, 4, 8, 16 और 32 सेल्स का एक गेंदनुमा रचना बनाता था जो मॉरूला कहलाता था। और यही मॉरूला आगे डेवलप करके ब्लास्टूला में कन्वर्ट होता था। और ब्लास्टूला जब इन करता था गर्भाशय में तो वह एक समृद्ध पोषक तत्वों को प्राप्त करता था और एक पुटी जैसी आवरण उसके चारों तरफ तैयार हो जाती थी। उसी आवरण को हम लोग या उससे बने हुए स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहते थे। तो यूटेराइन वाल से ब्लास्टोसिस्ट के जुड़ने की क्रिया को ही इम्प्लांटेशन कहलाती है। अर्थात आप फिगर से इसको समझ सकते हैं कि यह एक स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाता था। फिर जैसे जैसे वह डेवलप होता था और एक पोषक तत्व से समृद्ध ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करता था। यही ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे आके चिपक जाता था, जो कि यह एक प्लेसेंटल पार्ट्स है गर्भाशय का। और यहाँ पे चिपकने ही की क्रिया को ही हम लोग इम्प्लांट्स कहते थे। यही माता के यूटेराइन वाल, ये यूटेराइन वाल हो गया। और इससे इस ब्लास्टोसिस्ट के जुड़ने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम लोग इम्प्लांटेशन या रोपण की क्रिया कहते हैं। अर्थात यह अंड के निषेचन के लगभग 7वें दिन रोपण क्रिया आरंभ हो जाती है। अर्थात जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 7 दिनों का समय लगता है जाइगोट से, और यहाँ पे इम्प्लांट्स होने में उसको 7 दिनों का समय लगता है। और पुनः यहाँ पे आने के पश्चात इसे स्थिर होने में 3 दिनों का समय लगता है। तो जाइगोट्स बनने के पश्चात और इम्प्लांट्स होने तक 10 दिनों का समय लगता है। इसी को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इस क्रिया को पूरा होने में मेनली 3 दिन का समय, तो 7 दिन उधर और 3 दिन इधर, टोटल 10 दिन का समय लगता है। अब इसमें ट्रोफोब्लास्ट सेल्स किसको कहते हैं? तो पोषकोरक कोशिकाएं। तो वैसी कोशिकाएं जो ब्लास्टोसिस्ट जो है और उसके अंदर जो ब्लास्टोसिल एक गुहा होता है, उसको पोषण प्रदान करने का काम करता है। जैसे आप देखते होंगे कि यह जो है एक ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन किया हुआ और इसको ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। तो ये इस सिस्ट में
जो गैपिंग है इसको हम लोग ब्लास्टोसिल बोलते हैं। तो इस पूरे सिस्ट को पोषण प्रदान करने का काम यही ट्रोफोब्लास्ट सेल्स करता है। यही ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है जो एक प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित करता है और ये ब्लास्टोसिल नामक गुहा को भर देता है। तो जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लैक खाली स्थान है, ये इस पार्ट्स को कोरक गुहा या ब्लास्टोसिल कहते हैं। तो इसी को यह ट्रोफोब्लास्ट सेल्स भर देता है जो तरल पदार्थ स्रावित करता है। तो ब्लास्टोसिल युक्त भ्रूण की इस अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स प्रारंभ में 2 लेयर्स का बना होता है। तो आपने देखा था अभी कि ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं यह स्टार्टिंग में 2 लेयर्स का बना होता है। उसके पश्चात रोपण पोषक तत्वों से समृद्ध, रोपण की क्रिया जो है वह पोषक तत्वों से समृद्ध कोशिकाओं के बढ़ने एवं अपरा के गर्भाशयी भाग को बनाने में सहायक होता है। अर्थात इम्प्लांटेशन की क्रिया जो होती है, रोपण की क्रिया, यह पोषक तत्वों से समृद्ध कोशिका जो हो उसको बढ़ने और अपरा के गर्भाशयी भाग को बनाने में सहायक होता है। तो ये अपरा क्या होता है? तो आप देखे होंगे यह जो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ के चिपकता है, तो ब्लास्टोसिस्ट चिपक करके जिस भाग से चिपकता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, या इसे हिंदी में अपरा कहते हैं। तो एक प्रकार का यह कनेक्टर है ब्लास्टोसिस्ट का, जिससे ये सारे पोषक पदार्थ इस ब्लास्टोसिस्ट को प्रदान करते रहता है जो भी, और यही ब्लास्टोसिस्ट आगे डेवलप होके चाइल्ड्स का फॉर्म्स बनाएंगे। तो इसमें जो भी पोषण की बातें होंगी, जो भी श्वसन की बातें होंगी या एक्सक्रीशन होगी, सारा यह प्लेसेंटा के जरिए यह वर्क करेगा। मतलब माँ जो भी पोषण ग्रहण करेगी इसी प्लेसेंटा के जरिए इसको मिलेगा, इसका फिर रिटर्निंग एक्सक्रीट पदार्थ इसको मिलेगा, और गैस का आदान प्रदान भी सारा इसी से होता है, प्लेसेंटा से ही। प्लेसेंटा इसका कनेक्टर पार्ट्स हो गया, और इसी पार्ट्स को हम लोग डेसिडुआ कहते हैं। अर्थात अपरा के गर्भाशयी भाग को बनाने में सहायक होता है इम्प्लांटेशन, और इसी को हम लोग डेसिडुआ या पत्निका कहते हैं। तो रोपण के बाद जब इम्प्लांट्स हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि वह एग जो है इम्प्लांट्स हो गया है? एग फर्टिलाइज जो हुआ था वह यूटेराइन वाल में इम्प्लांट्स हो गया है। तो रोपण के बाद 1 या 2 दिनों में इस हार्मोन की जांच अंडपूर्ण मादा के मूत्र से की जा सकती है। अर्थात जो फीमेल्स फर्टिलाइज हो चुकी है, उसके एग फर्टिलाइज हो चुके हैं, तो उसमें यह हार्मोन जो है उसके यूरिन से जांच की जाती है, और यूरिन में HCG की मात्रा आ जाती है, जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं। इस HCG की मात्रा यूरिन में मिक्स हो जाती है, और जब यूरिन के जरिए वह बाहर आता है तो एक प्रेगनेंसी टेस्टर होती है। उसी प्रेगनेंसी टेस्टर में जब इसे डाला जाता है तो वह इसे पॉजिटिव या नेगेटिव डिनोट करवाते हैं, और इससे यह पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो। तो और यह भी पता चलता है कि एक इम्प्लांट्स हो चुका है, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने में सहायक होता है। अर्थात जब इम्प्लांट्स हो जाएगा तो जो कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में तैयार होता है वह उसको बनाए रखता है, और यह लगातार प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करता है। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम प्रिपेयर होता है पूरी तरह से, तो वह प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन जिसे हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं, वह रजोस्राव को बंद कर देता है, रोक देता है। तो जब एग फर्टिलाइज हो गया, इम्प्लांट्स हो गया, तो इधर
ओवरी से जो एग ओवलेट होगा वह उसको रोक देगा, तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रुक जाएगी। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कहाँ स्रावित होता है, कहाँ से? तो यह ओवरी से स्रावित होती है, जहाँ से एग ओवलेट होकर निकलता है वहीं से यह प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। अर्थात जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो यहाँ जो उसका रेस्ट पार्ट है वही कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, और यही कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट करेगा। अर्थात जब एग इम्प्लांट्स हो गया तो इसकी भित्ति को स्ट्रॉन्ग करने का काम यही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट करेगा, और इसकी भित्ति स्ट्रॉन्ग होने लगेगी, और फिर इससे पता चल जाएगा कि वह प्रेग्नेंट हो गया। और पुनः क्योंकि ये गर्भावस्था को बनाए रखने में आवश्यक होता है, इसलिए यह हार्मोन अपरा द्वारा भी स्रावित किया जाता है। मतलब यह प्लेसेंटा से भी स्रावित होता है और कॉर्पस ल्यूटियम से भी स्रावित होता है। अब हम लोग इस फिगर को देखते हैं। ये फिगर, ये जो बॉडी पार्ट्स है ये इंडोमेट्रियम की भित्ति है, और इस पार्ट्स को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा। इस अपरा वाले पार्ट्स जो कि इंडोमेट्रियम से जुड़ा हुआ है उससे यह ब्लास्टोसिस्ट जुड़ा हुआ, और ये गैपिंग वाला पार्ट ब्लास्टोसिल कहलाता है। यही ब्लास्टोसिल जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है इससे सारा पोषण ग्रहण करते रहेगा, और पुनः धीरे धीरे डेवलप करके यह फीटस में कन्वर्ट होगा, फीटस पुनः चाइल्ड में कन्वर्ट होगा, और यही इम्प्लांटेशन की क्रिया को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है। अर्थात यह टॉपिक बेहतर होगा आपके लिए, इसको अच्छे ढंग से समझें और पुनः बार बार इसे देखें तो माइंड में सेट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझे होंगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जहाँ प्रॉब्लम हो उसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पुनः उसे प्रयास करूँगा समझाने को। धन्यवाद।